दोस्तों आज के वीडियो में ना हम जानेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसका ना थोड़ा सा डिटेल में थ्योरी वाला पार्ट जानेंगे कि भाई टॉप डाउन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, बॉटम अप क्या होता है, ये सारे वर्ड्स क्या मीनिंग है इनका, कैसे मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सोचता हूँ, मेमोइज जो एक वर्ड काफी यूजुअली यूज किया जाता है, मेमोइज क्या होता है, मेमोइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें ना हम धीरे धीरे जानेंगे एंड अपने माइंड के ना थोड़े बेसिक्स क्लियर करने का ट्राई करेंगे कि ताकि तुम आगे के डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को ना और अच्छे से समझ पाओ। एंड ये बहुत ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 90 में। ये बहुत ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसके हम बहुत बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे, बट वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ना एक वे है प्रॉब्लम्स को ना ऑप्टिमली सॉल्व करने का। तो क्या होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स की ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है ना, तो हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जो प्रॉब्लम जितनी भी होती है, हमारा उसमें मेन अप्रोच क्या होता है, मेन हमारा मतलब गोल क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, है ना। सारी प्रॉब्लम्स का यही गोल है कि भाई कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही गोल है हमारा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ना उसी गोल को अचीव करने में ना हेल्प करती है हमारी। तो कैसे हेल्प करती है हम ना वो आगे देखेंगे, एक प्रॉब्लम की मदद से देखेंगे। एंड ये बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम ना देखा होगा कि ऑलरेडी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम हमारा फिबोनाची नंबर्स को कैलकुलेट करने वाला प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों ने देखा होगा, बट आई विल स्टिल सजेस्ट आप लोगों को कि इवन दो आपने देखा है ना, तो और एक बार देख लो, क्योंकि मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप एक और बार देख लो, क्योंकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा क्या चीज़ों करना है। तो मेरे को क्या करना है, फिबोनाची नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची ना हमारे नंबर्स की सीरीज होती है। यहाँ पे 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, फिर नेक्स्ट नंबर कैसे आता है 0 + 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 1, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 + 1, तो क्या हो गया 2, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 + 2, तो क्या हो गया 3, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 + 3, तो क्या हो गया हमारा 5, फिर नेक्स्ट नंबर 5 + 3 यानी कि 8। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फिबोनाची नंबर्स। तो बेसिकली नेक्स्ट नंबर कैसे आता है, पिछले दो नंबर्स को सम करके। ठीक है, अब डायनामिक प्रोग्रामिंग तो भूल जाओ। ठीक है, अगर मेरे को इन फिबोनाची नंबर्स का एक प्रोग्राम लिखना है, यूजिंग रिकर्जन बोल रहा हूं मैं, यूजिंग रिकर्जन, अगर मेरे को इन फिबोनाची नंबर्स का ना एक प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो मेरा इनपुट में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है n। ठीक है, उसको इनपुट में ले लेते हैं। मेरे को आउटपुट क्या करना है, एक इसका nth फिबोनाची नंबर। तो nth फिबोनाची नंबर का मतलब क्या है कि 0th फिबोनाची नंबर लेट से ये है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर लेट से ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, एंड सो ऑन ना। हमें फिबोनाची नंबर्स आउटपुट करने हैं। फिबोनाची बोल देते, कभी लोग फिबोनाची बोल देते हैं, जनरली आई थिंक फिबोनाची बोलते हैं। तो फिबोनाची नंबर्स हमें आउटपुट करने हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल रिकर्जन लिखेंगे। इसका रिकर्जन हमारा बेसिक क्या है कि एक इंटीजर रिटर्न करना है। ये फंक्शन है हमारा, ये nth फिबोनाची नंबर को रिटर्न करेगा, nth फिबोनाची नंबर को रिटर्न करेगा। तो रिकर्जन क्या बेसिकली करेगा, देखो फिबोनाची ऑफ n क्या है कि पिछले दो का सम। फिबोनाची ऑफ n क्या है कि पिछले दो का सम। 8 कैसे आया था, 5 और 3 का सम करके, है ना। 5 कैसे आया था, 3 और 2 का सम करके। अगर ये मेरा फंक्शन जो है, ये मेरा nth फिबोनाची रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो फंक्शन ऑफ n है ना, ये मेरा फंक्शन ऑफ n है। ये मैंने रिकर्जन में भी तुम्हें समझाया है कि रिकर्जन को कैसे लिखते हैं, कि अगर ये मेरा फंक्शन ऑफ n nth फिबोनाची रिटर्न कर रहा है, राइट, nth फिबोनाची नंबर रिटर्न कर रहा है मेरा, तो मेरे को क्या चाहिए, nth फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए क्या, n-1 फिबोनाची नंबर और n-2 फिबोनाची नंबर, ये चाहिए मेरे को। तो यहां पे हमारा फंक्शन ऑफ n क्या दे रहा है हमें, nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो अब मेरे को nth फिबोनाची नंबर अगर रिटर्न करना है, इस फंक्शन को nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है, तो कैसे रिटर्न करेगा कि n-1 चाहिए और n-2 चाहिए, है ना। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, है ना। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ n क्या रिटर्न कर रहा है, nth फिबोनाची नंबर। अब nth फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, n-1 चाहिए। तो वो n-1 कैसे आएगा, फंक्शन ऑफ n-1 कॉल कर दो तो n-1 फिबोनाची नंबर मिल जाएगा, और n-2 कॉल कर दो तो n-2 फिबोनाची नंबर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बट ये इनफाइनाइट चलता जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता जाएगा ना। अगर मैंने लेट से 5 डाला इनपुट में, तो 5 का 4 कॉल होगा, 4 का 3 कॉल होगा, 2 कॉल होगा, 1 कॉल होगा, 0 कॉल होगा, -1 कॉल हो जाएगा, है ना। बट हर रिकर्जन में क्या होती है, एक बेस कंडीशन होती है। तो बेस कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि पहला फिबोनाची नंबर कौन सा होगा, हमें पता है कि पहला फिबोनाची नंबर कौन सा होगा। तो हमें पता है इफ n = 0, है ना, यहाँ पे लिख देंगे इफ n = 0। तो हमें पता है कि हमें क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, 0। और यहाँ पे अगर इफ n = 1,
इफ n इक्वल 1, दो बेस कंडीशन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखो मिनिमम अगर हम 2 भी डालेंगे तो 2 के लिए दो कॉल होने वाली हैं। एक 2 के लिए ये क्या कॉल करेगा, 2 के लिए ये 1 को कॉल करेगा, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन ऑफ 0 कॉल हो जाएगा 2 के लिए, है ना, 2 - 2। तो मिनिमम दो हमें बेस कंडीशंस यहाँ पे डालनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे n के लिए हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमें पता है कि फर्स्ट फिबोनाची नंबर कौन सा है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर हमारे यहाँ पे देखो 1 है ना, और 0th फिबोनाची नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट फंक्शन ऑफ n। तो ये मेरा फिबोनाची का सिंपल सा कोड है। इसको फंक्शन को लेट से हम फिब फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है, फिब फंक्शन बोल देते हैं, तो इससे ईजी हो जाएगा हमारा कि तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने फंक्शन ऐसे लिखा था क्योंकि हम डीपी सॉल्व करने वाले, एनीवेज ठीक है, हम फिबोनाची ऑफ इसको फंक्शन को बोलते थे फिब फंक्शन। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने डाला फोर्थ, ठीक है, फोर्थ फिबोनाची नंबर, और यहाँ पे हम चला के देखते हैं कोड को, तो हमारा यहाँ पे देखो फोर्थ फिबोनाची नंबर 3 आ गया, ठीक है, ये 0 था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर आ गया। और लेट्स से अगर मैं 6th नंबर डालूंगा तो मेरा यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 डाल के देखते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फिबोनाची नंबर्स का कैलकुलेशन। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने तुम्हें कैसे बोला था, कैसे कैलकुलेट होती है, कि जितने भी फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं और हर एक फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल्स कितने हो रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि फिबोनाची हमने लेट से n का कैलकुलेट किया, लेट से मैं बोलता हूँ फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिबोनाची ऑफ 5 क्या करेगा, यहाँ पे देखो अगर मैं ट्री बनाऊंगा तो ये कॉल करेगा यहाँ पे अपना फिबोनाची ऑफ, हम f बोल देते फंक्शन को, तो ये f ऑफ 4 को कॉल करेगा और ये कॉल करेगा f ऑफ 3 को, है ना, ये दो कॉल करेगा। उसके बाद ये f ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, ये f ऑफ 4 कॉल करेगा यहाँ पे f ऑफ 3 को और f ऑफ 2 को, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे कॉल्स होते जाएंगे। तो ये ट्री को मैं बना देता हूं पूरा पहले। तो ये हमारा बेसिक रिकर्जन का ट्री बन गया, ठीक है, कि फिबोनाची ऑफ 5 क्या कॉल कर रहा है, 4 को कॉल कर रहा है, 3 को कॉल कर रहा है, 4 किसको कॉल कर रहा है, 3 को, 2 को, 3 किसको कर रहा है, 2 को, 1 को, 2 1 0 को, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 1 0 को, 2 1 0 को, और ये 3 किसको कॉल रहा है, 2 और 1 को। तो ये हमारा फिबोनाची का एक बेसिक जो हमने रिकर्जन लिखा है यहाँ पे, है ना, कॉल हो गया कि फंक्शन 5 जो होगा वो फंक्शन ऑफ 4 और फंक्शन ऑफ 3 को कॉल करेगा, एंड सो ऑन फंक्शन कॉल होती जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या बन रही है हमारी, कि हमारे हर एक फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे हम कोड में देख ही रहे हैं कि ये O ऑफ 1 फंक्शन है, इसमें फंक्शन के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बेसिकली जितनी फंक्शन कॉल्स होंगी, जितनी फंक्शन कॉल्स होंगी उतनी हमारी क्या बोल रहे हैं उसको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम, उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कितनी होंगी, यहाँ पे देखो, तो पहले हमारी यहाँ पे एक फंक्शन कॉल थी, ठीक है, फिर दूसरे हमें एक लेवल नीचे गए, एक लेवल नीचे गए, 2 फंक्शन कॉल हो गई हमारी, एक और लेवल नीचे गए हमारी यहाँ पे 4 फंक्शन कॉल हो गई, फिर एक और लेवल नीचे गए हमारी यहाँ पे 8 फंक्शन कॉल हो गई, ठीक है, और ये वाला मतलब अगर लेवल नंबर बड़ा होता तो ये लेवल में हमारी 16 फंक्शन कॉल होती। तो बेसिकली हो क्या नया, नीचे जाते जाते फंक्शन कॉल डबल हो रही हैं, यहाँ पे 1 फंक्शन कॉल, 2 फंक्शन कॉल, 4 फंक्शन कॉल, और यहाँ पे 8 फंक्शन कॉल, और ये हमारी 2 एक्स्ट्रा हैं जो एंड में बच गई। बट लेट से यहाँ पे अगर 6 होता तो यहाँ पे हमारी 16 फंक्शन कॉल होती, है ना। तो 1 2 4 8 और 16, है ना, तो फंक्शन कॉल डबल हो रहे हैं। तो अगर मैं इन नंबर्स को सम कर दूं, 1 + 2 + 4 + 8 प्लस, है ना, अगर मैं इन नंबर को सम कर दूंगा ना तो मेरा अप्रोक्सीमेटली ना ये 2 की पावर n+1 के आसपास बन जाएगा, जिसको हम 2 की पावर n भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल है, कि अगर nth नंबर का फिबोनाची हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा ये जो रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 की पावर n के आसपास होगी, n+1 भी बोल सकते हो, n मतलब ये सिमिलर चीज है, ठीक है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जनरली 2 की पावर n ले लेते हैं। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस रेंज की होने वाली है। तो अगर मैं इस एस्टिमेट से जाऊं ना तो मैं 20 के ऊपर फिबोनाची नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि n की जो मेरी वैल्यू है, मतलब अगर मैं 2 की पावर 20 कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ 2 टू द पावर 20, ठीक है, तो मेरी 2 टू द पावर 20 देखो ऑलरेडी 10 टू पावर 6 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी और मैं बड़ा करने का ट्राई करूंगा तो किसी पॉइंट पे जाके ये कंप्यूटेशन पावर से हमारा बाहर हो जाएगा। हम जनरली 10 टू पावर 7 10 टू पावर 8 से ज्यादा नहीं चला सकते, है ना। तो ये हमारा लिमिट से बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है बड़े और मतलब और बड़े नंबर्स के लिए, मैं फिबोनाची कैलकुलेट करना है, हो सकता है कि तुम्हारी ओवरफ्लो हो जाए। बट लेट से मैं बोलता हूँ कि तुम्हें मॉड्यूलो कैलकुलेट कर लो, कि जो भी हमारा नंबर आएगा मॉड्यूलो सम नंबर कैलकुलेट कर दो। तो बेसिकली मेरे को सम करना है उतनी बार। तो मैं इस रिकर्जन के मेथड के यूजिंग कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है तुम बोल दो लूप लगा लो, वो भी कर सकते हैं, बट रिकर्जन की यूजिंग मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ना हम यूज करते हैं यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है ना, कि जो चीजें हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, जो चीजें हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, हमें उन्हें दोबारा कंप्यूट नहीं करना है। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का बहुत सिंपल मतलब है कि जो सी भी चीजें ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर ली हैं,
उनको दोबारा दोबारा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर तुम रिकर्जन ट्री में देखोगे, सबसे पहले ये रिकर्जन कैसे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, ठीक है, 4 से 3 पे जाएगा, 3 से 2 पे जाएगा और 2 से 1 पे जाएगा। 1 पे रिटर्न हो जाता है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो 1 से यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, 0 से हमारा यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट किया है, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट किया है। फिर ये वापस आएगा रिकर्जन, यहाँ पे 3 पे आएगा, 3 के बाद ये 1 पे जाएगा, ठीक है, ये 1 दोबारा इसको 1 रिटर्न कर देगा और ये 2 और 1 का सम होके हमारा फिबोनाची ऑफ 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब उसके बाद ये 4 पे वापस जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 कैलकुलेट हो गया है। अब 4 क्या करेगा, 4 यहाँ पे अब 2 को कैलकुलेट करेगा, बट 2 को हमने, ये जो 2 कैलकुलेट होगा ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ पे हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे हम दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं उस फिबोनाची ऑफ 2 की, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये हमें कैलकुलेशन अवॉइड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल देखेंगे, हमने फिबोनाची ऑफ 3 भी कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम ये पूरा वापस जाएंगे और फिर इस ट्री में जाएंगे तो ये पूरा जो फंक्शन, जो पूरा जो ट्री है दोबारा कैलकुलेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो है दोबारा से दोबारा कैलकुलेट होगा। तो ये जो दोबारा कैलकुलेशंस हो रही है ना, इन कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, इन कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का। एंड इन कैलकुलेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम, इन कैलकुलेशन को अवॉइड कैसे करना है, तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि अगर हमने 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है तो उसको कहीं ना स्टोर कर लो। अगर हमने 2 कैलकुलेट कर लिया है तो ऑलरेडी उसको कहीं स्टोर कर लो, और अगर दोबारा 2 मांगा जाएगा तो वो स्टोरेज से हमें सीधा उसको वापस दे देंगे। हमें अगर दोबारा कोई 2 मांगेगा तो हम उस स्टोरेज से उठा के उसको दोबारा दे देंगे, दोबारा हम रिकर्जन नहीं कॉल करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। वैसे ही अगर 3 हमने कैलकुलेट कर लिया है जब, तो उसको स्टोर कर लो। अगर दोबारा हमसे कोई 3 मांगेगा यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम उस स्टोरेज से उठा के दे देंगे, हम दोबारा पूरा रिकर्जन नहीं चलाएंगे अंदर वाला। तो अल्टीमेटली अगर मैं 1 to n के सारे फिबोनाची स्टोर करता जाऊंगा तो मैक्सिमम कॉल्स कितने हो सकते हैं, n ही तो हो सकते हैं। n से ज्यादा मतलब फिर तो O(1) में रिटर्न होता जाएगा ना। तो यहां पे मैं बोल के रहा हूं कि लेट से स्टोर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो स्टोर करने के लिए बेसिकली मेरे को करना है कि अगर कोई भी हमारा जो कोई कैलकुलेशन हो रही है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही, मतलब अगर वो स्टोर्ड नहीं है, अगर वो स्टोर्ड नहीं है तो हम उसके आगे जाएंगे, मतलब उसको और कैलकुलेट, मतलब रिकर्जन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, कुछ भी एरे का नाम ले सकते हो, जनरली हम डीपी के क्वेश्चन में उसको डीपी एरे बोल देते हैं। तो ये डीपी एरे में क्या करेंगे, हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो अब जनरली हम क्या करते हैं ना, डीपी एरे को ना किसी एक ऐसी वैल्यू से भर देते हैं जो सिग्निफाई करेगा कि भाई अगर ये वैल्यू डीपी की कोई वैल्यू है तो हमने ऑलरेडी उस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, तो वो वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो तुम्हारे ये जो आंसर्स हैं उनमें ना हो, है ना। एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो उन आंसर्स में ना हो, कि कोई बेसिकली जो भी हम प्रॉब्लम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली फिबोनाची ऑफ n एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो जिससे हम डीपी एरे को फिल करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि क्योंकि जनरली आंसर पॉजिटिव होते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स में दिखेगा कि हम ना डीपी एरे जो होता है उसको -1 से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मैं मेमसेट फंक्शन का यूज करूंगा, डीपी -1 साइज ऑफ डीपी। तो ये मेमसेट फंक्शन क्या करेगा ना, बेसिकली इस डीपी एरे को -1 से फिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इस डीपी एरे को -1 से फिल कर देगा। ये -1 से फिल क्यों कर रहे हैं अगेन, कि क्योंकि हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू भरी हमने, मतलब स्टोर कर ली और कौन सी नहीं स्टोर करी। तो -1 क्या बताएगा कि अगर कोई डीपी ऑफ i -1 है, अगर डीपी ऑफ i -1 है तो बेसिकली i के लिए अभी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। अगर i -1 नहीं है तो मतलब i के लिए वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा। और ये मेमसेट फंक्शन का एक ध्यान रखना कि ये ऑल्दो मैं -1 के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू डाल के उस किसी भी एरे को भर नहीं सकते हो। ये मेमसेट फंक्शन बहुत टिपिकल वैल्यूज के लिए मतलब वर्क करता है, हर एक वैल्यू के लिए वर्क नहीं करता। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4, 5 या 4 नहीं डाल सकता, मैं नहीं बोल सकता कि ये पूरा एरे 5 से भर जाएगा, ये सब चीजें वर्क नहीं करती। मेमसेट सिर्फ -1 के लिए वर्क करता है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो सीधा फॉर लूप लगा के फिल कर लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमारा मेन मतलब क्या था कि अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो उसको हम दोबारा कंप्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हमें दोबारा कंप्यूट नहीं करना है। तो कैसे पता लगेगा कि वैल्यू स्टोर्ड है, तो अगर n जो है अगर उसका ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो अगर वो -1 के बराबर नहीं हुआ तो बेसिकली वो ऑलरेडी वैल्यू कंप्यूट हो चुकी है। अगर डीपी ऑफ n -1 के बराबर नहीं है
तो ये हमारा ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एन, क्योंकि हमारा आंसर डीपी ऑफ एन ही है, उसमें स्टोर्ड है, वो -1 के बराबर नहीं था। बट लेट्स से अगर वो -1 के बराबर है, मतलब अभी डीपी ऑफ मतलब nth स्टेट अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, तो हम रिकर्जन में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू ये। इससे क्या होता है ना, ये एक लाइन में मैंने लिख दिया, इससे क्या होगा, बेसिकली ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें स्टोर भी हो जाएगी, ठीक है, इसमें स्टोर भी हो जाएगी और वही वैल्यू रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है। इससे यही चीज होती है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना, इसकी रिटर्न वैल्यू होती है जो हम डालते हैं, वही रिटर्न वैल्यू होती है। तो ये एक ही लाइन में इसके अंदर स्टोर भी होगी वैल्यू और रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा अप्रोच है। तो ये होगी हमारी बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे इस चीज को पता क्या बोलते हैं, ये जो हमने चीज करी है इसको बोलते हैं मेमोइज करना, MEMOISE, यही आई थिंक स्पेलिंग होते हैं, मेमोइज। तो इसको हम बोलते हैं मेमोइज करना, ये मेमोइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो हमारी चीज है कि ये -1 वाली जो चीज हमने करी है ना, इसको बोलते हैं मेमोइजेशन। तो ये हमारा बेसिक डीपी का अप्रोच है। यहाँ पे देखो इससे हुआ क्या, इससे हमारी रिकैलकुलेशन नहीं हो रही। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये वाला जो ट्री था हमारा, ये जब दोबारा कॉल होगा तो ये पूरा का पूरा ट्री कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो ये क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे के पूरे ट्री को क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला पूरा ट्री हमारा कैलकुलेट ही नहीं होगा। एंड यहाँ पे अल्टीमेटली फंक्शन कॉल कितनी होंगी, n फंक्शन कॉल होंगी। यहाँ पे ये देखो कि सिर्फ ये एक फंक्शन कॉल यहाँ पे जाएगा ही नहीं आगे, ये एक फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल, तो ये n फंक्शन कॉल होगी। तो हमारा ये बेसिकली 2 टू द पावर n O ऑफ n में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 2 टू द पावर हमारा n, O ऑफ 2 टू द पावर n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में कन्वर्ट हो गया। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की पावर है। एंड जनरली होता क्या है ना, जनरली डायनामिक प्रोग्रामिंग पैटर्न कैसा रहता है कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि कुछ x टू द पावर y टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जनरली 2 टू द पावर y बोल देते हैं, ये हमारी ना जनरली O ऑफ y मतलब O ऑफ n में कन्वर्ट होती है। मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी लीनियर बन जाती हैं, लीनियर या क्वाड्रेटिक को बोल सकते हो, O ऑफ n² बन जाती हैं, ठीक है। जनरली हमारी इसके बाद क्या आता है कि फैक्टोरियल वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के n फैक्टोरियल, ये हमारा जनरली डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करके ना हमारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तुम देखोगे ना, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल बहुत बड़े होते हैं एक्सपोनेंशियल से। अगर तुम ग्राफ भी देखोगे फैक्टोरियल का बहुत बड़ा होता है एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करेंगे तो फैक्टोरियल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जनरली कन्वर्ट हो जाती है हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में। तो जनरली जो ये चीज होती है ना हमारी, होती है यूजिंग बिट मास्किंग डीपी, ठीक है, डीपी बिट मास्किंग की यूजिंग होती है, वो चीजें पे हम अभी नहीं जाने वाले हैं। एंड ये जो अप्रोच है ना हमारी, जिससे हमने अभी फंक्शन सॉल्व किया है, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उससे हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारा n था, हम उससे n-1 n-2 को कैलकुलेट करना शुरू किया, n-2 से हमने n-3 n-4 को कैलकुलेट करना शुरू किया, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एक होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच में जनरली ना रिकर्जन का यूज होता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम तक जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हम रिकर्जन मतलब बॉटम अप अप्रोच में भी रिकर्जन यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी कोई नहीं है, बट जनरली बोल रहा हूं कि बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम पे आते हैं रिकर्जन का यूज होता है। अब यहाँ पे ना एक और अप्रोच आती है, देखिए अब वैसे इसको प्रिंट करके देख सकते हैं हम कि हमारा यहाँ पे देखो 80 आएगा आंसर, ठीक है। बट हमारी अगर बॉटम अप अप्रोच यूज करनी हो हमें, कि बॉटम अप अप्रोच क्या होती है हमारी, बॉटम अप अप्रोच के हम छोटी प्रॉब्लम से ऊपर जाएंगे, मतलब एक पहले छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एंड उन छोटी वैल्यूज को यूज करके फिर बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सिंपल एक लूप फॉर int i इज इक्वल टू हमारा 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, 2 से शुरू करेंगे ना यहाँ पे, i लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस i, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे, dp ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, dp ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा 1, और यहाँ पे क्या कर देंगे लूप में dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्या हो गया, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। ये तुम्हें देखने में अभी इजी लग रहा होगा, बट जनरली मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना, जनरली मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स में मैं ट्राई करता हूँ, मेरा फर्स्ट थॉट होता है कि टॉप डाउन अप्रोच को यूज करूँ, क्योंकि मेरे को देखने में ये बहुत ईजी लगती है। टॉप डाउन अप्रोच में तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे हमने करा क्या, अब मैं स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ट्राई करना है कि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के यूजिंग सॉल्व होगी,
तुम्हें ट्राई करना है कि उसका ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिख दो, उसका ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया क्या था, जब अगर मैं ये लाइंस को हटा दूं, ठीक है, इस लाइन को भी अगर मैं लेट से हटा दूं यहाँ पे, तो ये हमने ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखी है कि फिबोनाची को कैलकुलेट करने का ब्रूट फोर्स वे क्या है, ठीक है। ये हमें ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखनी है। अब यहाँ पे ना उसके बाद अगर तुम बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी हमारी ये स्टेट्स हैं उतनी डायमेंशन का एरे बना दो। ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ये हमारी ये क्या डीपी की स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एन क्या डिनोट कर रहा है, फिबोनाची ऑफ एन क्या डिनोट कर रहा है कि nth फिबोनाची नंबर कौन सा है, ठीक है। ये हमारी स्टेट बोलते हैं इसको जनरली, कि डीपी की स्टेट है एन, एक स्टेट की डीपी है, 1D डीपी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे तुम्हारा दूसरा वेरिएबल होता कोई इंट वाई, तो अगर कोई ऐसी चीज होती तो तुम ना यहाँ पे एक 2D एरे ले लेते, ठीक है, यहाँ पे कोई m साइज का। एंड यहाँ पे हमारी डीपी की स्टेट पता कैसे लगती है, डीपी ऑफ एन वाई नॉट इक्वल टू -1। एंड यहाँ पे हम जो इज इक्वल टू किया था, हम यहाँ पे करते डीपी ऑफ एन वाई इज इक्वल टू ये वाली चीज कर देते, ठीक है, अगर हमारी 2D डीपी होती। बट यहाँ पे हमने किया क्या, ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखा हमने सिंपल। अब उस ब्रूट फोर्स रिकर्जन में क्या करना है, बस ये डीपी की 2 लाइनें जोड़ दो। स्टार्टिंग में ये हमारी बेस कंडीशंस के बाद एक ये लाइन जोड़ दो और यहाँ पे बस इक्वल टू कर दो जो हमारी कंप्यूट होने वाली वैल्यू है। तो ये मेरी बेसिक अप्रोच रहती है हर डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। अब हर डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम जो है ऑब्वियसली यूजिंग ये अप्रोच सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, हर डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम नहीं होती सॉल्व, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तुम देखोगे कि सॉल्व हो जाएंगे एंड आगे की वीडियोस में भी देखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हमें बॉटम अप्रोच ही यूज करनी पड़े, या हो सकता है कुछ में ये इजी पड़े, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में मैं इसी के यूजिंग ट्राई करता हूँ। एंड हो सकता है कुछ में तुम टॉप डाउन तुम्हें इजी लगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। बट थिंकिंग में जो तुम्हारी डेवलप करूंगा वो यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच ही मैं डेवलप करने वाला हूँ आगे के वीडियोस में। तो आई होप तुम्हें ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर दबा देना। तुम्हारी कोई भी सजेशन या कमेंट्स है या कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड के सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स भी तुम्हें नीचे एक लिंक ट्री का लिंक होगा, उसमें सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। अगर एंड तक वीडियो देख ही लिया है तो एक कमेंट सेक्शन में एक येलो हार्ट छोड़ देना मेरे लिए। एंड दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।